जीवन की उत्पत्ति हमने बता दिया था आपको कि जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में कितनी थ्योरी है? 5 थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये हो गया फादर लॉरेंज का। दूसरी थ्योरी कॉस्मोज़ोइक थ्योरी विस्टर की, इसमें बाहरी ग्रास बता रहे हैं। तीसरी थ्योरी आएगा। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस में क्या बात कही गई है? उसमें किसने दिया है? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस किसने दिया? अरस्तू और वॉन हेलमेट्स ने दिया, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद कौन थ्योरी दी है? जेवा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। उसमें क्या किसने दी है? लुई रेड्डी ने पहले दिया और उसके बाद द्विपाश्य नजरी स्पेंजानी 3 ने दिया। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और कीमोसिंथेटिक थ्योरी है। कीमोसिंथेटिक थ्योरी को बारे में अपना लिख लीजिए, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो किसने दी? इसको थ्योरी दिया था दिया था, उसको नाम बोला दिमाग से निकल गया। ओपैरिक हेल्डन और हेल्डन ने दिया। देखिए, जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे मान्य थ्योरी है कि कौन सी थ्योरी है? ये ओपैरिस और हेल्डन ने दिया था। इस बात को लिख दिया। और एक्सपेरिमेंटली ये भी पूछा गया है। देखिए, जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में ये बहुत बड़ी थ्योरी है, लेकिन हमें बहुत शॉर्टकट चलना है। कंपटीशन पॉइंट से जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सारी थ्योरी दी गई। सबसे मान्य थ्योरी कौन सी है? कीमोसिंथेसिस थ्योरी, जिसको किसने दिया? ओपैरिक थ्योरी। एक संकल्पना दी गई कि ऐसे 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 से हुआ होगा, लेकिन एक बात बताई, एक सोचा कि ऐसे से हुआ होगा, लेकिन साइंटिस्टों ने कहा ये बताओ, आप कह रहे हो ऐसे से हुआ है, कुछ कैसे हुआ होगा? तो मिलर ने एक प्रयोगशाला में एक एक्सपेरिमेंट ली, उसको करके दिखा करके प्रूव कर दिया कि जो बात इन्होंने कही है जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में वो बिल्कुल सही है। इनकी थ्योरी क्या है? हमने बताया था कि देखो, इन्होंने कहा देखो, जीवन सदैव जीवन से होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि पहली बार जीवन, फर्स्ट टाइम जीवन जो था वो किससे बना? नॉन लिविंग से बना। 3.5 से 3.9 बिलियन ईयर एगो बना। लेकिन एक बार जीवन जब बन गया, तब जीवन सदैव जीवन से ही बनेगा। जीवन इस तरह से बनता चला गया, तो एक सरल जीव से एक जटिल जीव का निर्माण हुआ। जैसे सबसे सरल जीव अगर देखा जाए एनिमल में कौन सा है? प्रोटोजोआ। सबसे सरल जीव प्रोटोजोआ के बाद कौन बना? पोरिफेरा, स्लिटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा,
आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इगैनोडर्मिटा, कार्डेटा, इस तरह से सबसे सरल जीव से लेकर के सबसे जटिल और एडवांस जीव जो मनुष्य है, यहाँ तक के जो बनने का सफर है, यही को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताओ? नहीं, ये हो गया। मैं कह रहा हूँ सबसे सरल जीव से लेकर के सबसे जटिल और एडवांस जीव बनने का जो सफर है, जो एक प्रोसेस है, इसको क्या कहा जाता है? जीव जगत। इसी को जीव विकास, इसी को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, देखो जीवन की उत्पत्ति, फिर से एक बात बहुत ध्यान समझिए, जीवन की उत्पत्ति इस पृथ्वी के धरातल पर 3.5 अरब साल पहले हुई। ठीक है, इस बात को क्योंकि मनुष्य इस काल में है, वो 3.5 साल के पहले समय तो देख नहीं पाएगा, केवल अपनी परिकल्पना ही तो पेश करेगा कि भाई ऐसे ऐसे जीवन हुआ। तो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग थ्योरी दी गई, और सबसे पहले थ्योरी क्या दी गई? थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन क्रिएशन। थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन क्रिएशन कैसी है? एक धार्मिक थ्योरी है, और फादर फ्लोरेंज ने दिया। फादर फ्लोरेंज ने कहा इस पृथ्वी के धरातल को, इस पूरे ब्रह्मांड को, इसको किसी सुपर नेचुरल पावर ने, सुपर नेचुरल पावर का मतलब गॉड ने बनाया है, और इस तरह से बनाया। साइंस एविडेंसेस मांगती है, साइंस एविडेंसेस के बुनियाद पर कहा उसको रिजेक्ट कर दी गई। दूसरी थ्योरी किसने दी? कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांडवाद थ्योरी। इसमें क्या कहा गया कि जीवन इस पृथ्वी पर नहीं पहले पैदा हुआ, जीवन किसी दूसरे ग्रह पे था, वहां से पृथ्वी पे आया। इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो यार, किसी भी पृथ्वी से कोई भी ग्रह, कोई भी उपग्रह जो कि चांद सबसे करीब है, कितनी दूरी है? 3 लाख किलोमीटर, और उसके बीच में सब क्या है? अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष का मतलब यहाँ पर कोई गैसेस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो कोई भी जीव वहाँ चंद्रमा से या किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी तक कैसे आ पाए? पृथ्वी किसी भी जीवन को रहने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है, सही एनवायरनमेंट जरूरत है, तो वहाँ से आ ही नहीं सकती। इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी थ्योरी क्या थी? तीसरी थ्योरी क्या थी? अजैववाद का सिद्धांत। अजैववाद का सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने किया। इन्होंने, अरस्तु और एक वॉन हेलमेट थे, ठीक है? इन्होंने क्या कहा? देखो लाइफ जो है किससे बनेगी? नॉन लिविंग। इन्होंने कहा कि देखो इस जीवन जो आया है, जीवन जो आता है, वो नॉन लिविंग से अपने आप होता है। इन्होंने प्रूव किया। अरस्तु ने कहा कि तालाब के किनारे, समंदर के किनारे, नदी के किनारे जो मेढक होते हैं, मछलियां होती हैं, अपने आप कीचड़ से निकल आती हैं। और वॉन हेलमेट ने तो इतना कहा कि देखो ऐसा है कि पसीने से डूबी हुई शर्ट को अगर किसी कॉर्नर पर रख दिया जाए, तो उस पसीने की डूबी हुई शर्ट से 21 दिन के अंदर चूहा अपने आप पैदा हो जाएगा। अजैववाद के सिद्धांत। अजैववाद के सिद्धांत को तुरंत ही रिजल्ट किसने दिया? फ्रांसिस्को रेड्डी पहला था। रेड्डी ध्यान पूछा गया है सबसे पहले अजैववाद के सिद्धांत को किसने रिजेक्ट किया? तो क्या बताओगे? रेड्डी ने। रेड्डी दवा एक होती है, दवा कंपनी रेड्डी, तो रेड्डी ने सबसे पहले किया। और रेड्डी ने कहा कि देखो जीवन की उत्पत्ति जो होती है, जीवन की उत्पत्ति जो होती है वो सदैव जीवन से होती है। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि 3 चैम्बर लिए थे, उसके अंदर सारा उन्होंने सिस्टमैटिकली प्रूव किया था। और फिर उसके बाद लोग कहने लगे यार अच्छा ये बताओ, जीवन हमेशा, चलो ठीक है जीवन से बनना, आप सही कह रहे हो, जीवन से बनना है, लेकिन सवाल उठता है कि जो सबसे पहले जीवन आया था दुनिया,
वो कहाँ था? तब उन्होंने कहा यार देखो जो हमें आया था बता दिया, अब दूसरे सब करो। तब उसी पे ओपेरिन और हेल्डन साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं बताता। ओपेरिन हेल्डन कहाँ के थे? रशियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा देखो, उन्होंने कहा कि देखो सबसे पहला जो जीवन आया, सबसे पहला जीवन जो आया वो किससे बना? नॉन-लिविंग से बना। और कब आया? ये बना। और इन्होंने कहा एक बार जीवन बन गया तब सदैव जीवन जीवन से ही पैदा होगा, फिर जीवन कभी नॉन लिविंग से नहीं बना। एक बार बना, अब कब बना? मेरी बात समझे? यही थ्योरी सबसे ज्यादा मान्य है। और इस थ्योरी को एक थ्योरी पेपर के रूप में दिया। इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकल रूप में जो प्रूफ किया, किसने किया? मिलर ने हमको कुछ ही बता दिया, वो क्या था। अब देखिए जीवन कब आया? अब देखिए सिंपलेस्ट जीव होगा, सिंपलेस्ट के बाद थोड़ा सा जटिल हुआ होगा और एडवांस, फिर उसका और एडवांस, और एडवांस, इस तरह से आज जो बना क्या? ह्यूमन है। यहां से यहां तक के सफर, यहां से लेकर के यहां तक जीव का धीरे धीरे क्या हुआ? मॉडिफाई हो, एडवांसमेंट होता गया और फाइनली इसी प्रोसेस को सिंपल जीव से लेकर के मोर एडवांस जटिल जीव बनने की क्रिया को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। समझ गए बात? अब नहीं भूलेगा। दूसरी बात, अब सवाल यहां पूछा जाता है जो विकास के संबंध में, भाई ये बात किसी ने समझाई, ऐसे ऐसे जटिलता है। तो सबसे पहले जो विकास के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले थ्योरी दी? मिलर ने वो जीवन की उत्पत्ति के बारे में सिद्ध किया। अब जो विकास का सिंपल जीव से लेकर के यहां तक के बनने का जो हुआ, इसको सबसे पहले दिया था लेमार्क्स ने दिया। दूसरी थ्योरी किसने दी? जो कमियां थी लेमार्क्स की, उसको किसने दी? डार्विन ने दी। और उसके बाद डार्विन में जो कमी थी वो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जो डार्विन में कमी थी, कई साइंटिस्टों ने मिल करके फिर फाइनली एक पूरा बेहतरीन थ्योरी दी जिसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। और वही थ्योरी आज प्राप्त है कि जीव सरल जीव से जटिल जीव तक बनने का कौन कौन से तरीके मेथड आए और क्या क्या फैक्टर ने नए नए जीवों को बनने का कारण। तो अब लिख लीजिए अगला चैप्टर क्या है? जैव। बस इस पर थोड़ा सा आपको बस देखिए हम उतना ही पॉइंट पर लोग पढ़ा देगा जो कंपटीशन से, तो लेकिन जीव विकास और उसके सिद्धांत। ठीक है, जो विकास समझ गया
क्या है? जिस जीव विकास समझे कि नहीं? समझ जीव विकास नॉन लिविंग से यानी जीव, सरल जीव से जटिल जीव तक बनने का जो प्रक्रिया है उससे जीव विकास। सबसे पहले जीव विकास के संदर्भ में किसने थ्योरी बताई? लेमार्क। जो देखो लेमार्क, और जब इज्म, लेकिन इज्म लगा दिया जाता है तो वाद, हाँ लेमार्क जहां इज्म हुआ, इज्म का मतलब वाद, वाद का मतलब कोई वाद, इसी को कहते हैं कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, फेवरेटिज्म। जहां पर वाद होता है, वाद का मतलब होता है किसी व्यक्ति के अंदर जिस चीज का वाद उठाया जाता है उसके प्रति उसके टुगेदरनेस की बात है, सेंस ऑफ टुगेदर, साथ साथ लेके बात है। तो लेमार्क जो थ्योरी है, इन्होंने क्या किया, जो विकास के संबंध में इन्होंने थ्योरी दी, ठीक है। इनकी जो थ्योरी है सिर्फ वही थ्योरी हम लोग, ठीक है। पहला थ्योरी इंटरनल वाइटल फोर्स, और एक थ्योरी है देखो लेमार्क की ये चार थ्योरी है, इसी चार थ्योरी को लेकर के वो जो विकास को सीधे सीधे करने की बात करते हैं, ठीक है। यानी सरल जीव, जो जटिल जीव बनने की प्रक्रिया हुई, या एक प्रजाति से बहुत सारे प्रजातियां धीरे धीरे जो बनती चली गई, तो बनने का उन्होंने चार कारण बताया। पहला क्या? इंटरनल वाइटल। इन्होंने कहा देखो हर जीव के अंदर एक छुपी हुई ऊर्जा है, हिडन पोटेंशियल है, और उस ऊर्जा से वो जो भी चाहे वो कर सकता है। जैसे आज हम लोग कहते नहीं, आज हम लोग पढ़ाई के लिए कहते हैं, सक्सेस पाने के लिए कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर बहुत छुपी हुई ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा से वो चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, चाहे वो IAS बन जाए, ये तो कहते हैं छुपी हुई ऊर्जा, हर आदमी को ऊर्जा है। अब चूंकि उस समय जो विकास के रूप में बात कही जा रही थी, तो ये उन्होंने लेमार्क करते थे कि देखा हर जीव के अंदर एक हिडन, एक छुपी हुई ऊर्जा है, और उस ऊर्जा से जो चाहे वो कर ले। वो कहते थे जीवों के अंदर वो छुपी हुई ऊर्जा इस रूप में है कि जब उड़ना चाहे तो धीरे धीरे अगर वो अपने हाथों को ऐसे से करेगा, धीरे पंख और पंख बन के उड़ने लगेगा। कहते थे जीवों के अंदर एक ऐसी ऊर्जा है कि उस ऊर्जा से अगर वो तैरना चाहे तो नदी में तैर सकता है। तो जब कोई जीव ने क्या चाहा, कुछ उड़ने की कोशिश की, तैरने की कोशिश की, तो धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर कुछ अंगों का विकास हुआ, और जब अंगों का विकास हुआ तो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग हुई, फिर थोड़ा अगली पीढ़ी और अलग हुई, तो कई पीढ़ियों के बाद एक नई प्रजाति हो गई। पहला उन्होंने कहा दूसरी बात, दूसरा प्रभाव था वातावरण का प्रभाव। इन्होंने कहा कि एक वातावरण जो होता है ये एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में बदलने का बहुत बड़ा कारण होता है। इन्होंने क्या कहा, वातावरण
से वातावरण बदलेगा तो जीव अपने आप क्या करेगा, वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालेगा, और जब ढालेगा तो वो अपने कुछ अंगों में भी उसके बदलाव होगा। अब जब अंगों में बदलाव होगा तो धीरे धीरे यही बदलाव कई पीढ़ियों तक इकट्ठा होकर के नई प्रजाति का जन्म देगा। दूसरा प्रभाव लोगों ने दिखाया, चलो ठीक है, वातावरण का प्रभाव तो होता है कि चलो कोई आदमी पहाड़ पे गया, थोड़ा 2 साल तक रहेगा, गोरा हो जाएगा, मैदान में आ जाए थोड़ा काला हो जाएगा, सांवला हो जाएगा, लेकिन इतना थोड़ी प्रभाव है कि एक चोटी तुरंत हाथी बन जाए। भाई उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत प्रभाव है, समझ लो, लेकिन इतना नहीं प्रभाव होगा कि एक चोटी हाथी बन जाए। तो लेवांत ने भाई इनको जो समझ आया बता दिया। दूसरा तीसरा इन्होंने कहा उपयोग अनुप्रयोग, इसका अंगों का उपयोग अनुप्रयोग। इस पे इन्होंने देखो ये सवाल बार पूछा जाता है, ये वाली थ्योरी किसने दी, अंगों का उपयोग अनुप्रयोग इसने दी लेमार्क ने। इस पे इन्होंने कहा कि देखो जो अंग ज्यादा इस्तेमाल होता है वो अंग डेवलप हो जाता है, और जो अंग इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है वो विलुप्त हो जाता है। इसका उन्होंने बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया जिराफ का। जिराफ क्या देखा, देखिए इन्होंने कहा जिस अंग का जितना उपयोग होगा वो अंग उतना ही डेवलप होगा, जिसका नहीं होगा वो विलुप्त हो जाएगा। इन्होंने कहा देखो एक जिराफ है, जिराफ का क्या है, इसके जो फोरफादर थे, उसके पूर्वज जो थे, एक छोटे से भेड़ की तरह थे, और उनकी तादाद क्या हुई, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हुई। जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई तो क्या हुआ, जो घास वास था उसे चारों ओर खत्म कर दिया। जब घास नहीं बची तो अब ये इनको अपने जीवन तो जीना ही है। जब पेड़ जो थे उसी पेड़ के गर्दन उचका करके ये अपना पत्तियां खाने लगे। तो जब गर्दन को ज्यादा उठाया और आगे वाले पैर को उठाया तो जिराफ का गर्दन बढ़ गई, पैर को उठाया आगे का पैर बढ़ गई। तो वहां पर जिस अंग का इस्तेमाल किया वो अंग बढ़ गया। दूसरी बार उन्होंने कहा जैसे सांप बताने लगे, देखो सांप के जो पूर्वज थे उनके पैर बड़े बड़े थे और बहुत सारे पैर थे, लेकिन जंगलों में चलते थे तो क्या होता था, उनका पैर उसी कांटे में, उसी टहनियों में, पत्तियों में फंस जाता था। तो ये क्या करते थे, इसका इस्तेमाल धीरे धीरे लोग कम करना शुरू किए और धीरे धीरे इनका पैर विलुप्त हो गया और आराम से फिर अपने बिलों में रहने लगे। ये बताया। फिर साइंटिस्ट ने कहा यार देखो ये तो सही बात है, चलो जिसका इस्तेमाल ज़्यादा करो वो हो जाता है, जिसका इस्तेमाल नहीं करो विलुप्त हो जाता है। साइंटिस्ट ने कहा अच्छा बताओ, जो दिल हार्ट वो तो जीवन के पहले दिन से भ्रूणावस्था से धड़कना शुरू होता है और जीवन भर इस्तेमाल होता है। आपके हिसाब से जिस अंग का जितना इस्तेमाल करेंगे वो अंग उतना ही बढ़ जाएगा। तो दिल तो भ्रूण अवस्था में बच्चे के धड़कना शुरू होता है और मृत्यु के 80-90 साल तक रहता है। इस हिसाब से दिल तो धीरे धीरे बढ़ने बहुत बड़ा हो जाती है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जब क्या होता है, दिल जैसे जैसे बड़ा होता है आदमी वैसे उसका दिल छोटा होता, कहते बहुत दिल का छोटा आदमी जिनका दिल बहुत छोटा है। भाई जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाता है आदमी तो पहले क्या होता है, पहले दिन क्या होगा, बड़े उससे चलो मैं खिलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। 2 दिन 4 दिन जैसे हुआ तो हमसे पूछा भैया पैसा मिल जाएगा खाना। तो इसमें तो लेवार ने कहा जो देखो हमारे समझ में आया हमने दिया, अब आप देखो। सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवार की थ्योरी है
इस थ्योरी को डायरेक्ट दे करके ही पूछ लेता है ये थ्योरी किसकी है। बस उपार्जित लक्षणों की वंशागति से बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, देखिए उपार्जित का मतलब जो हासिल किया है। और क्या चीज हासिल किया है? लक्षण, कैरेक्टर। यानी जो लक्षण कोई जीव अपने जीवन अवस्था में हासिल करता है, यानी जो भी लक्षण कोई जीव अपने जीवन काल में स्थान लेता है वही कैरेक्टर अगले पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। इनके हिसाब से तुरंत ही लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता। अब देखिए, कोई नोबेल पुरस्कार विजेता है, तो नोबेल पुरस्कार विजेता अगर है जिस भी फील्ड में, मान लिया मेडिकल की फील्ड में, तो जो पढ़ाई की है उसने, जिसको मिला है, तो मेडिकल की फील्ड में अगर मिला है, इसका मतलब है कि उसने अपने जीवन के काल में पढ़ा है मेडिकल का। अब पढ़ने के बाद ही तो वो कैरेक्टर उसके अंदर आया पढ़ाई वाला, तो उसके हिसाब से तो ये होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार का विजेता जो है उसका बच्चे के अंदर कैरेक्टर डायरेक्ट हो जाना चाहिए और उसका बच्चा भी बहुत ही इंटेलिजेंट पैदा होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है। नहीं हो सकता है किसी बहुत इंटेलिजेंट आदमी का बच्चा बेवकूफ ही रह जाए, हो सकता है ना। दूसरी बात कि जैसे मैंने बताया कि जैसे लोहार के मसल्स जो होते हैं वो अपने जीवन काल में लोहे को उसको करता रहता है, तब जाकर उसके मसल्स होती है। दूसरी बात, पहलवानी जो करता है वो पहलवान अपनी भुजाओं को मजबूत किया है एक्सरसाइज करके। आपके हिसाब से जो कैरेक्टर उसने अपने जीवन काल में ग्रहण किया है यही अगले पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। तो आपके हिसाब से वो जो लोहार है, जो पहलवान है, उसका बच्चा जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, पहलवान का बच्चा कमजोर पैदा हो जाए। तो इसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो लोगों ने कहा यार जो हमें जो आता हमने बता दिया। अब इनकी थ्योरी में जो कमियां हैं उस कमियों को पूरा करने के लिए आगे कौन आता है? डार्विन आता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जैव विकास किसने दिया? लेमार्क्स ने। ये बार पूछा जाता है। उसके बाद किसने दिया? डार्विन। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए लेमार्क्सिज्म। फ्रांस के वैज्ञानिक, किताब का नाम इसका ना, फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क्स ने अपनी पुस्तक फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क्स ने अपनी पुस्तक फिलोसॉफिक जोलॉजी के पूछा जाता है। फिलोसॉफिक जोलॉजी में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। लेमार्क्स ने अपनी पुस्तक फिलोसॉफिक जोलॉजी में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ठीक है, और ये थ्योरी आप देख सकते हो, ये लिख दिया कि नहीं? बस ठीक है, छोड़ दिया। अब डार्विन बात देखिए, डार्विन बात देखिए।
हाँ नहीं वो थोड़ा सा पॉइंट क्या है मुझे हाँ बहुत ज़्यादा 4 लाइन छोड़ दीजिए लिख लीजिए चार्ल्स डार्विन ने जीव विकास के संबंध में अपनी पुस्तक Origin of Species by Natural Selection किताब का नाम दिया दिमाग में पूछा जाता है ये डार्विन ने जीव विकास के संबंध में अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में डार्विनवाद को दिया डार्विनवाद को दिया यानी डार्विनवाद किया नहीं डार्विनवाद को दिया इनकी थोड़ी क्या देख लीजिए पहला लिखते चलेंगे कंपटीशन लिमिटेड रिसोर्स नियमित संसाधन बता रहे हैं सर लेकिन एक्चुअली क्या है आप लोग हिंदी मीडियम भर में सुन लेते अंग्रेजी के टर्मिनोलॉजी जरूर जानो कंपटीशन में कभी कभार होता है हिंदी के वर्ड नहीं समझते इंग्लिश में देख लो तो आप क्वेश्चन सही हो जाएगा तो कम से कम इतना ना जानो कि भाई बहुत अच्छा लेकिन इतना जानो वर्ड सुने रहो कि आप उसको कर ले बस बता लिख ले बता क्या चीज इंट्रा के बाद देखिए इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल मैंने कहा ओवर प्रोडक्शन को बोलते हैं प्रगुणन की तेज दर ओवर प्रोडक्शन का प्रगुणन की तेज दर लिमिटेड रिसोर्स का मतलब नियमित संसाधन कंपटीशन का मतलब है संघर्ष चूंकि संघर्ष किसका हो रहा है लाइफ का जीवन संघर्ष देखिए स्वजातीय इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल का मतलब स्वजातीय संघर्ष स्वजातीय मतलब एक ही जाति के अंदर संघर्ष अंतर जातीय संघर्ष अभी बताओ अपन लिख लीजिए और वातावरणीय संघर्ष
पांचवा विभिन्नताएं, चौथा विभिन्नताएं, और छठा यूजफुल वेरिएशन का इनहेरिटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, यानी जो वातावरण से अनुकूलित प्रजातियां हैं वो अगली पीढ़ी में जाती हैं और फिर लास्ट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नई प्रजाति का जन्म। ठीक है, देखो पहले हम बेसिक बातें समझते हैं। जैसे हमने देखा कमीशन के पोस्ट आई, यूपीपीसीएस फॉर्म डाला आपने, कितनी सीट आई? 200 सीट आई, यानी 500 रखो, 500 सीट आई। सीट कितनी है? 500। कितने लोग संघर्ष, कितने लोग फॉर्म डालोगे? 500 पे 5 लाख। अगर 5 लाख सीट होती तो एक एक सीट सबको पकड़ा दिया, लेकिन सीट 5 लाख तो है नहीं, सीटें कम है, लोग ज्यादा हैं, तो क्या होगा? कंपटीशन और यही बात डार्विन कर रहे हैं। देखो इस पृथ्वी के धरातल पर, अब समझो पहले, इस पृथ्वी के धरातल में प्रत्येक प्रजाति के अंदर बहुत सारे जीवों को पैदा करने की क्षमता होती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि देखो एक हाथी है जिसकी प्रजनन दर सबसे कम, और जिस जानवर की, जिस प्रजाति की प्रजनन दर सबसे कम होती है, हाथी को एग्जाम्पल दिया और इन्होंने कहा एक जोड़ी को ले लीजिए पास और 200 साल का समय लेंगे, यानी ये क्रॉस करेगा, कोई ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा ना, ये भी हो सकता करे, ये भी करे, और ये प्रजनन का जो चेन है ये 200 साल तक ले लेगा। तो एक जोड़ी हाथी 750 हाथियों को पैदा करेगा, जो सबसे कम है। इन्होंने डार्विन ने कहा देखो इस पृथ्वी के धरातल पर प्रत्येक जातियां हैं, उनके अंदर प्रजनन की बहुत तेज दर है, यानी सब प्रजाति बहुत सारे जीवों को पैदा करने की क्षमता रखते हैं। ठीक, लेकिन मसला क्या है? दूसरा इन्होंने कहा संसाधन कम, क्योंकि देखो इस पृथ्वी के ऊपर जब भी कोई जीव आता है तो दो ही तो उसका संघर्ष रहता है, सक्सेसफुल फीडिंग और सक्सेसफुल ब्रीडिंग। अब सवाल उठता है कोई भी पृथ्वी पे जीव आएगा वो क्या करेगा? थोड़ा झपट लीजिए, ये सब सांस, इसको सांस फूल रहा होगा। तो देखिए मान लिया कोई जीव आया तो जीव क्या करेगा? रहने के लिए उसको आवास चाहिए कि नहीं चाहिए? खाने के लिए खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी पीने के लिए पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? हर तरह ये सारी चीज क्या है? संसाधन। जीव बहुत सारे हैं लेकिन पृथ्वी पर संसाधन कम है। संसाधन जब कम है तो क्या होगा? कंपटीशन होगा। वही बात हमने बताया, सीट पब्लिक फॉर्म भरने वाले बहुत सारे, सीट लिमिटेड है, तो क्या होगा? कंपटीशन तभी तो होगा। अगर बराबर होता सीट तो एक एक सीट देगा। जैसे पहले 30 साल पहले, 40 साल पहले तो पढ़ा लिखा ही नहीं रहता था, तो क्या होता था? कोई हाई स्कूल इंटर में मिल जाता था,
कोई हाई स्कूल इंटरव्यू मिल जाता तो क्या होता था भाई, उसको नौकरी मिल जाती थी। आज कोई बताइए 30-40 साल पहले, 50 साल पहले कोई हाई स्कूल इंटरव्यू देता था, उसको बुला के नौकरी देती है, भैया आओ कर लो, तो कहते थे कि भैया हम नहीं करेंगे। ये तो होता था। आज क्या है, बहुत सारे लोग हैं, एक बाबू बनने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। तो वही है, बहुत सारे लोग, सीट लिमिटेड, तो कंपटीशन होगा। और चूंकि यहाँ जो विकास के लिए हो रहा है, जो विकास होगा, कंपटीशन होगा। अब कंपटीशन होने का 3 प्रकार का, अंतरजातीय, जैसे इंट्रा स्पेसिफिक में क्या बताया, किस तरह कंपनी वाले इसको दे देखो, कंपटीशन डालने में कितने प्रकार बताया, इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब एक ही जाति के अंदर का संघर्ष, सांप से लड़ गया, सांप से लड़ गया, चूहा से लड़ गया। तो एक ही जाति के अंदर जो संघर्ष होगा वो अंतरजातीय संघर्ष, इंट्रा स्पेसिफिक संघर्ष। अब दूसरा होगा इंटर का मतलब अलग अलग प्रजातियों में संघर्ष। आदमी सांप से गए, सांप मुझे मिल गया, सांप से लड़ गया, जो हुआ कि नहीं हुआ, सांप आ गया, कूद गया, तो उसको तो क्या तो काट लेगा, तो भागो, तो उसको मारो, वही तो बात है। तो कहने का मतलब है, हाथी से शेर लड़ गया, चीते से हिरन लड़ गया, मतलब तो अलग अलग प्रजाति। इस तरह इन्होंने कहा इन्वायरमेंटल स्ट्रगल भी एक है, वातावरणीय संघर्ष। सुनामी आया, किनारे पूरा लपेट, आधी तूफान आई, 2-4 छप्पर उड़ गया, 2-4 लोग डर गए उसमें, भूकंप आ गया, पूरा बस्ती पूरी वीरान, ज्वालामुखी फट गई, पूरा एरिया साफ हो गया, जितने जीव प्रजाति सब है खत्म हो गए। तो संघर्ष इन्होंने कहा हुआ। अच्छा, अब इन्होंने देखे क्या हुआ, क्या कहते, जीवों के अंदर एक ही प्रजाति, जैसे हिमालय, इस एक ही प्रजाति के अंदर भी बहुत सारी विभिन्नताएं होती है कि नहीं। जैसे अभी छोटा सा समाज ले लीजिए, इस समाज में कुछ लोग होंगे बलिष्ठ होंगे, कुछ कमजोर, कुछ लोग होंगे जिसकी इम्यूनिटी पावर बड़ी मजबूत होगी, अब कुछ लोग होगी इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर होगी, जरा सा हवा चली, कुछ लोग, देखिए विभिन्नताएं हर समाज में मौजूद है कि नहीं है, चाहे एक मनुष्य की प्रजाति में ले, चाहे किसी जानवर की प्रजाति में। उन्होंने कहा, छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, एनालिसिस किया जाता है कि जैसे कोई भगदड़ हुई, तो भगदड़ में जो होता है अमूमन वही लोग मर जाते हैं, वही लोग जो फिजिकली अमूमन, इसीलिए जो भगदड़ होती है उसमें बच्चे और महिलाएं, बूढ़े अगर हैं, इसका मतलब है एक ही प्रजाति के अंदर कई विभिन्नताएं हो रही है कि नहीं। यही बात डार्विन कह रहे हैं, इस पृथ्वी में विभिन्नताएं हैं, और विभिन्नताओं में क्या बता रहे हैं, जो विभिन्नताएं यूजफुल हैं, यूजफुल का मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत, या वातावरण से डायरेक्ट एडजस्टेड, वो विभिन्नताएं जो
मजबूत हैं, वातावरण से अपने आप को एडजस्ट किए होंगे, वही अगली पीढ़ी में जाएंगे, बाकी पर्यावरण को खत्म कर देंगे। इनहेरिटेंस वही विभिन्नताएं जाएगी जो वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट होंगे। और जब अच्छे वाले जाएंगे और जितने कमजोर होंगे खत्म हो जाएंगे, तो कौन अगली पीढ़ी में ले जाने का काम कर रहा है? नेचर कर रहा है ना। इसीलिए इसको कहा गया नेचुरल सिलेक्शन। सिलेक्शन कौन कर रहा है? और आप में जैसे कंपटीशन होगा एग्जाम का, कई ऊपर वाला पहले इस तरह जोड़ लीजिए, बहुत सारे एस्पिरेंट, दूसरे लिखिए सीट क्या है, क्या होगा? कंपटीशन होगा। और संघर्ष में कई तरह के बच्चे होंगे ना, कोई कमजोर होगा, कोई स्ट्रांग होगा, मेंटली वेरिएशन होगा, वही पास होगा। नहीं, कंपटीशन कर ले, वही पास होगा जो मजबूत, जिसकी तैयारी होगी। इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, मजबूत जिसकी तैयारी वही पास होगा। तैयारी को पास जो होगा, कौन पास करा रहा है? कमीशन। लेकिन यहाँ नेचर के बारे में ना, और जो कंपटीशन से बाहर निकल के आएगा वही तो सिविल का असाइनमेंट बनेगा, और ये वही तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, नई प्रजाति बनेगी। समझ गए ना बात? नहीं समझे बात? चूंकि हम लोग कंपटीशन से तुलना किया, और ये डार्विन क्या कर रहे हैं, ये टोटल नई प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में ये कह रहे हैं कि देखो भाई, जीवों के अंदर अथाह जीवों को पैदा करने की क्षमता, लेकिन रिसोर्स क्या लिमिटेड है, और कोई भी जीव आवास को पाने के लिए, खाना को पाने के लिए, अपने मेट को पाने के लिए उसके अंदर क्या होगा? संघर्ष। आपस ही में एक ही प्रजाति के लोग लड़ेंगे, दूसरी प्रजाति वाला आके अलग शेर आके दूसरे हिरन पूरा खा गया, भूकंप तूफान आ गया, वो हो गया, ये हो गया। अब कह रहे हैं कि कंपटीशन के बाद इस समाज के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, जीवों के अंदर विविधता है। एक मजबूत जीव होगा, जो कमजोर होगा नेचर क्या करेगा? छटनी करेगा। और जो स्ट्रांग होंगे, जो मजबूत होंगे, नेचर उसको अगली पीढ़ी में ले जाएगा। वही जीव जीवित रहेंगे जो बदलते वातावरण के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। और जो एडजस्ट कर पाएंगे, उस कौन एडजस्ट करेगा? नेचर सेलेक्ट करेगा। और नेचर जब सेलेक्ट करेगा तो नई प्रजातियों को, यही बात सीधे सीधे डार्विन ने कहा। तो पूछा जाएगा कि नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया? यही बात आप पूछा था, किसने दिया? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने दिया? आप देखो मेरी बात, ये बात लिख लीजिए, अब इसको लिख लीजिए। क्या लिखा आपने? यही लिखिए। इनकी किताब का नाम लिख लिया? इस बात को लिख लिया? अब हम आपको बता दें, बस थोड़ा सा इसको बता दें, खबर करते हैं। देखो बहुत ध्यान सुनिए, ये बात कही हो ना। अब देखो 1859 में
यही तो लिखा है मैंने। 1859 में डार्विन ने अपनी थ्योरी दी। डार्विनिज्म कब दी? 1818। अब यहां समझने की बात है, बहुत बढ़िया ध्यान दीजिए, मजा आएगा आपको। डार्विन ने अपनी थ्योरी दी कब? 1859। अच्छा, जो जीवों के अंदर विभिन्नता का कारण है और नई प्रजाति बन रही है, एक प्रजाति से नई प्रजाति के बनने का मूल कारण डार्विन क्या बता रहे हैं? नेचर। क्योंकि डार्विन नेचुरलिस्ट। अच्छा, अब तक जीव के बारे में दुनिया को कुछ पता ही नहीं था, जबकि अब पता चला कि कोई भी विभिन्नता किसी की आती है, चाहे आंख का रंग बदलना, चेहरे का कलर बदलना, बाल का रंग बदलना, कोई भी विभिन्नता आती है, सारी विभिन्नता की मूल कारण क्या है? जीन है। अब 1859 में जीन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब देखो 1859 में और 1900 तक पूरी दुनिया में जितनी पॉपुलैरिटी बाइबल को थी पूरी दुनिया में, उतनी ही पॉपुलैरिटी पूरी तरह से डार्विन का हो गया। सावरे क्या बात कही जाए, इतना बढ़िया थी कि ऐसे ऐसे जीवों का विकास हुआ। अच्छा, 1856 से 1861 तक एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ये अपना साइड में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। किस पर? किनारे सुई धागा की तरह से बढ़िया चुपचाप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और अपने एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे उसको पेपर में सिस्टमैटिक लिख रहे थे, लिखते लिखते ऐसे कंपाइल कर रहे थे, सिस्टमैटिक लिख रहे थे। और लिखने के बाद बताया इन्होंने सारी बात कि देखो, जो विभिन्नताएं होती हैं वो विभिन्नताएं किसी पर्यावरण से नहीं हो रही है। एक किसी कोशिका के अंदर एक पदार्थ होता है, जीन का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, फैक्टर का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा उसकी विभिन्नता के कारण ही किसी भी जीव के अंदर विभिन्नता है। इन्होंने क्या किया, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सामने अपना रिसर्च पेपर को रखा कि देखो भाई, ये है, ये दुनिया में जो विभिन्नता आ रही है ये जीन फैक्टर की वजह से हो रही है और ये पर्यावरण इसलिए हो रही है। इनकी थ्योरी रिजेक्ट, मेंडल की थ्योरी रिजेक्ट हो गई और सब पूरे जहां में अब मेंडल बेचारे शॉक, और शॉक लगने के बाद इस दुनिया से मेंडल कोई जान नहीं रहा, नॉर्मल आदमी नहीं जान रहा। 1900 में 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, ह्यूगो डुब्राइस, EBS शमार्क्स और कार्ल लोरेंस 1900 एडी में 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डुब्राइस, EBS शमार्क, कार्ल लोरेंस काम कर रहे थे किसी के विचार का और इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया और पेपर पब्लिश करके
यहाँ पर जा करके रखा और इनकी इस थ्योरी को मान्यता मिली, यार ये इसने सही बताया कि जो विविधताएं हो रही है किसी जीव के अंदर किसकी वजह से हो रही है, फैक्टर चेंज। लेकिन ये सब बड़े ईमानदार, जब ये पब्लिश कर रहे थे तो रॉयल सोसाइटी के कूड़ेदान में एक गुमनाम की जिंदगी में मरा हुआ आदमी का पेपर इनको मिल गया। ग्रेगर जॉन मेंडल का पेपर मिला और इनकी थ्योरी पहले रिजेक्ट हो गई थी, अब इनका कूड़ेदान में से पड़ा हुआ। और मेंडल दुनिया में है भी नहीं, तो इनको जब मिला तो उसके पेपर को ही पढ़ा। जब पढ़ा तो यार उन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने कह रहे हैं तो बेचारा पहले कहा है इसने और वो मर चुका है। तो उन्होंने दुनिया को बताया कि देखो जो बात मैं कह रहा हूं, जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको एक साहब थे जिसका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था, उन्होंने पहले कह दिया था। इसीलिए जीन जेनेटिक के पिता हम लोग नहीं हैं। ये बात सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा है, इसीलिए फिर ग्रेगर जॉन मेंडल को इन 3 साइंटिस्टों ने फिर से अमर कर दिया उनकी महानता की वजह से। ये नहीं तो ये तो आज तक कोई जानता ही, क्योंकि जब ये मरे थे इनको वैसे ही मर गए थे। जब बताया इन्होंने कहा देखो ऐसा है कि जो बदलाव है जीवों के अंदर वो पर्यावरण से ना होकर के फैक्टर की वजह से हो रहा है, जीव की वजह से हो गया। अब डार्विन तो लोग अरे यार डार्विन तो हम लोग उसको गॉड मानते थे, लेकिन डार्विन तो मूर्ख बना दिया इसने। ये कह रहे थे सारी विभिन्नता किसकी वजह से हो रही है, नेचर की वजह से। और विभिन्नता किसकी वजह से हो रही है, जीन फैक्टर, जीन या फैक्टर की वजह से। तो यार दूर बढ़ा गया 40 साल तक, 59 से लेकर 19 तक। अब लोग उसको क्या हुआ लगे गाली होता नहीं है। जब कोई शरीफ आदमी जब उसकी थोड़ी कमियां पकड़ी जाती हैं तो सबसे ज्यादा बदनाम उसको ही है, और बदनाम करने में सबसे मजा शरीफों को आता है। शरीफ आदमी को बदनाम करने में शरीफ ज्यादा रोजा करता है। तब लोग डार्विन को जब शुरू किए, बहुत बदमाश है लोग, तब कुछ डार्विन के जो प्रशंसक थे उन्होंने कहा यार देखो ये बात सही है कि विभिन्नताएं इसकी वजह से हो रही हैं, लेकिन और जो बात डार्विन ने कही है वो तो गलत नहीं कही। और जो बात डार्विन ने कही वो तो गलत नहीं है। ओवर प्रोडक्शन है, लिमिटेड रिसोर्स है, कंपटीशन है, विभिन्नताएं हैं और इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन है, लेकिन नेचर नहीं सेलेक्ट कर रहा है, बल्कि सेलेक्ट कौन कर रहा है, जी। एक ही बात तो डार्विन ने कल की है। तब दिया गया थ्योरी लियो डार्विनिज्म, यानी जो नई डार्विनिज्म दी गई उसमें सारी बात सही है, एक बात जोड़ दी गई, उत्परिवर्तन यानी जो न्यू डार्विनिज्म, नौ डार्विनवाद जो सबसे मान थ्योरी है जो विकास के संबंध में, वो कौन सी थ्योरी है, नौ डार्विनवाद।
डार्विनवाद लिख लीजिए, डार्विनवाद लिखे। अब नौ डार्विनवाद में सारी बातें लिखने के साथ वही म्यूटेशन लिख दिए, यानी उत्परिवर्तन का जो नई नई विविधताएं पैदा हो रही हैं, विविधताओं के कारण क्या बताया, और जीन के बदलने को क्या बोला जाता है, म्यूटेशन। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? लिख लीजिए म्यूटेशनवाद, लिख लीजिए उत्परिवर्तनवाद, उत्परिवर्तनवाद, उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद में लिख लीजिए उत्परिवर्तनवाद, ह्यूगो डू राइस, ह्यूगो डू राइस, वैज्ञानिक का नाम लिख लीजिए, ह्यूगो डू राइस नामक वैज्ञानिक ने, ह्यूगो डू राइस नामक वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली अस्पष्ट अस्थायी विभिन्नता के कारण होती है। ठीक है, वंशागत बताया, वंशागत का मतलब जीन के कारण होती है, परिवर्तन जो होता है जीन के कारण। विचार करता हूँ, आप बताओ कौन सा आया? तो समझिए, जीवन की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? जीवन की उत्पत्ति किसने दिया था? ओपेरिफेल्टर ने। किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया? मिलर ने। और जीववाद का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन किसने दिया? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन किसने दिया? उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया? ठीक है, उत्परिवर्तनवाद किसने दिया? ह्यूगो डू राइस। यानी किसी भी जीव के अंदर अचानक जो परिवर्तन होते हैं वो जीव के कारण होते हैं, यही उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, अब आइए अगला। अब बताओ, मैं जीवों का वर्गीकरण पढ़ाऊं कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊं? लेकिन जीवों जंतुओं का वर्गीकरण जो है उससे 100% जान लीजिएगा, 3-4 सवाल आपको मिलेगा ठीक है। जंतुओं का वर्गीकरण में प्राणी का जंतु वर्गीकरण 7 सवाल स्पीड से पढ़ा एक लेक्चर में।
अब एक लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि सिस्टम बढ़ा देते लेकिन टाइम भी नहीं पाएगा। 10 लेक्चर में क्या होता है? वही मैं सोच रहा क्या पढ़ाओ, डाइजेशन फिजियोलॉजी शुरू करो। सर किससे ज़्यादा मतलब किस टॉपिक से सर